आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रिवीजन है। जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया है कि बेसिकली हमारा एम यही है कि थोड़ा सा वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में समझ लें और स्टार्टिंग के थोड़ा टाइम उसमें लगाएंगे, बाकी बचे हुए टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़े से कैपेसिटर के क्वेश्चंस में ज्यादा लाई हूँ क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में सॉल्व कर चुके हैं। कैपेसिटर्स के इतने क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं करे थे। ठीक है, तो कैपेसिटर के क्वेश्चन में ज्यादा लाई हूँ, बट आप लोगों के टेस्ट के हिसाब से इट विल बी बेटर कि हमने जो पहले अपनी क्लासेस में रिविजन कर रखी है वो वाली चीज देखो, क्योंकि आपके टेस्ट में मुझे कैपेसिटर का कुछ खास क्वेश्चन दिखा नहीं था। ठीक है, तो एक बार क्विकली वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये होता क्या है, कोई किसी बच्चे को पता है? कुछ भी पढ़ा हो वैन डी ग्राफ जनरेटर? नो मैम, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना। अच्छा, नाम ही पहली बार सुना है। तो बेटा वैन डी ग्राफ जनरेटर ना एक डिवाइस होता है। थोड़ी सी थियोरी भी फिर मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। इट इज बेसिकली अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस। अबे यार, अब तो कम बच्चे हैं क्लास में, अभी थोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, बताओ एक बार आ गई तो। नहीं मैम आ गई। आ गई। तो बेसिकली एक डिवाइस होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग, यूज्ड फॉर बिल्डिंग अप एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे अपने पार्टिकल को बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट करना है, कोई बीम प्रोड्यूस करनी है, तो उस सिचुएशन में हम वैन डी ग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं। इनफैक्ट ये कुछ मिलियन तक के ऑर्डर तक में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्रिएट कर देता है, इन दी ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिलियन। मतलब अप टू 20 मिलियन वोल्ट तक ये आपका जो वैन डी ग्राफ जनरेटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्रिएट करा था वैन डी ग्राफ। नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ मैम, वैन डी ग्राफ तो ऐसे कोई नॉर्मल नेम तो नहीं है, किसी चीज को हम जानते नहीं। तो इट वाज बेसिकली क्रिएटेड बाय रॉबर्ट, इट वाज क्रिएटेड बाय जेमिसन रॉबर्ट जेमिसन वैन डी ग्राफ, ऐसे नाम थे साइंटिस्टों के। और ये आपका 1929 में, आई थिंक 1929 एडी में क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने वैसे एक्सपेरिमेंट जो है वो नेशनल साइंस लेबोरेटरी वगैरह में भी देखा होगा। इसका छोटा सा मिनी वर्जन वहां पे रहता है कि अगर आप एक ऐसे बॉल सी होती है ना, सिल्वर सी बॉल होती है, उसको आप टच करते हो तो आपके सारे बाल ऐसे हवा में उड़ जाते हैं, है ना। तो वो भी आपका एक तरीके से वैन डी ग्राफ जनरेटर ही है। जब आप उसको टच करते हो उसके ऊपर कुछ चार्जेस होते हैं, व्हेन यू आर टचिंग इट, तब आप जैसे ही उसको टच करते हो, उसको टच करने की वजह से क्या होता है कि आपके सारे बालों के अंदर चार्ज आ जाता है, वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपने एक तरीके से कनेक्शन पूरा कर दिया, आपकी बॉडी के थ्रू चार्ज पास किया और आपके बालों के अंदर ट्रांसमिट हो गया। और आपके बालों के ऊपर अब जो भी नेचर रहेगा चार्जेस का वो तो सेम रहेगा, तो इसलिए आपके जो बाल है वो एक दूसरे से रिपेल करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो वैन डी ग्राफ जनरेटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसको एक्सट्रीमली हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका बेटा वर्किंग प्रिंसिपल, इसके एक्चुअली में दो वर्किंग प्रिंसिपल है। इसके एक्चुअली में अगर आप प्रिंसिपल की बात करोगे कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बात करता है, तो इसके दो वर्किंग प्रिंसिपल है। पहला वर्किंग प्रिंसिपल है कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज का याद है टॉपिक हम लोगों ने पहले कवर किया था बेटा? यस क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज? मैम, जो चार्ज लीक हो जाता है सराउंडिंग में। क्यों लीक होता है? चार्ज लीक होता है का क्या मतलब है? हम लोगों ने देखा था कि कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है कि जैसे अगर हमारे पास इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर मेरी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगी वो काफी ज्यादा हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेडियस है वो बहुत कम कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो चार्जेस होते हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है ना। आसपास की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है और यहाँ से जो आपका चार्ज होता है वो लीक कर जाता है। यही चीज पढ़ी थी ना बच्चों हमने? ठीक है, तो एक तो इसमें जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसका कोरोना डिस्चार्ज का प्रिंसिपल होता है। दूसरा इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है जो हम लोग पोटेंशियल की तरह से पढ़ते हैं सारी चीजें, उसके ऊपर इसका बेस्ड है। तो दूसरा इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आप लोग समझो अब क्या होता है दूसरा प्रिंसिपल। सपोज आपके पास एक लार्ज स्फेरिकल शेल है, सपोज मेरे पास एक बड़ा सा स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर। तो आपको पता है कि अगर इस पर मैं सबसे पहले कोई भी चार्ज दूंगी तो रिपल्शन वगैरह की वजह से वो जो चार्ज होएगा वो इसके सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, है ना। दिस इज समथिंग विच वी ऑलरेडी नो, दिस इज समथिंग विच यू डोंट नीड एनी हेल्प विथ। हमें पता है कि अगर कोई भी स्फीयर है जिसको हमने कोई चार्ज दिया है, कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, इस पे हमने अगर क्यू का मैग्नीट्यूड
दे दिया है चार्ज का, तो वो चार्ज पूरा का पूरा सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस की खुद के बीच में भी रिपल्शन होती है ना बेटा। और इनसाइड द स्फीयर देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हमारे पास जीरो आता है यस ना। मैम। हम लोगों को ये भी पता है कि आउटसाइड द स्फीयर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो आता है एज इफ हमने ये जो पूरा का पूरा चार्ज है वो इसके सेंटर पे रख दिया, तो के क्यू अपॉन, के क्यू बाय आर स्क्वायर। हाँ के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसके बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो ये इस तरीके से बिहेव करता है जैसे पूरा का पूरा जो चार्ज है वो हमने इसके सेंटर पे रख दिया। उसके अलावा आप पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, है ना। पोटेंशियल आपका अंदर तो कांस्टेंट रहेगा, के क्यू बाय के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर आपका पोटेंशियल होता है, सरफेस पे भी पोटेंशियल इतना ही होता है, यस मैम। पोटेंशियल एट द सरफेस पे हमारे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही आता है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अब दूसरी सिचुएशन एक इमेजिन करो कि ये तो मेरे पास एक बड़ा सा शेल था, इस बड़े से शेल के अंदर मैंने एक छोटा सा शेल और प्लेस कर दिया, इस बड़े से शेल के अंदर ही हम लोगों ने एक छोटा सा शेल और प्लेस कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा शेल है, ठीक है बच्चों। तो अगर इस छोटे से शेल पे कुछ चार्ज है क्यू के बराबर और इसका भी जो रेडियस है वो आर के बराबर है, तो इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकाल सकते हो, है ना। इसकी वजह से भी यस। आप पोटेंशियल निकाल दोगे। स्मॉल स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा पोटेंशियल उसकी सरफेस पे, के क्यू बाय स्मॉल आर। वेरी गुड। स्मॉल स्फीयर की वजह से अगर खाली मेरे पास स्मॉल स्फीयर होता तो उसकी वजह से जो मेरा पोटेंशियल आ जाता वो कितना आ जाता, के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, है यस ना। इज मैम। दिस और मैम ओके जो गाइस? बड़ा वाला शेल है उसकी वजह से भी आ जाएगा। हाँ बड़ा वाला जो शेल है उसकी वजह से भी तो आएगा ना। अब अगर हम टोटल सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को कंसिडर अगर आप कर रहे हो, पूरे के पूरे आप सिस्टम को अगर कंसिडर कर रहे हो, सो लेट मी से दिस इज पॉइंट ए, लेट मी से दिस इज पॉइंट बी, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना आएगा, पोटेंशियल क्यू एट बाय पॉइंट आर। बी के क्यू अपॉन आर, और ये छोटे वाले शेल की वजह से भी तो आएगा ना, यस मैम। मैम प्लस के के स्मॉल स्मॉल क्यू क्यू अपॉन अपॉन कैपिटल कैपिटल आर। आर। और पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना आ जाएगा बेटा, के स्मॉल क्यू बाय स्मॉल आर प्लस के क्यू बाय आर। हाँ के क्यू बाय कैपिटल आर तो आएगा ही आएगा, और छोटे वाले की वजह से हो जाएगा के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालती हूँ तो कौन सा पॉइंट मेरा हायर पोटेंशियल पे है, मैम वी ए। मतलब बी ए निकालेंगे क्योंकि बी पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे या फिर ए पॉइंट ज्यादा पोटेंशियल पे है, मैम मैम ए पे है ना ज्यादा पोटेंशियल। राइट। हमारा जो पोटेंशियल है वो ए के ऊपर ज्यादा होगा ना, जो इनर स्फीयर होएगा दैट विल ऑलवेज बी एट अ हायर पोटेंशियल, यस इनर मैम। स्फीयर, इनर स्फीयर विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी एट अ हायर पोटेंशियल। ये तो देख भी सकते हो ना, फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि भाई फॉर्मूले में वहां पर आपके पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास के क्यू अपॉन स्मॉल आर आ रहा है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगी वी ए माइनस वी बी अगर मैं कंसिडर करूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मामला, वी ए माइनस वी बी करते ही ये के क्यू अपॉन स्मॉल आर, के क्यू इंटू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर। और क्योंकि आपको पता है दैट आर इज लेस देन आर, तो इसका मतलब यही है कि वन अपॉन आर मस्ट बी ग्रेटर देन वन अपॉन आर, एंड दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, दिस विल ऑलवेज बी ट्रू। तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी पॉजिटिव आएगी कुछ। इस चीज से यहां तक सब बच्चे मेरे साथ अग्री कर रहे हो, यस मैम। ठीक है बेटा। तो ये जो डिफरेंस है ये हमारे पास आ गया, हमें ये चीज समझ में आ गई कि जो अंदर वाला स्फीयर है वो हायर पोटेंशियल पे है, बाहर वाला स्फीयर लोअर पोटेंशियल पे है। अगर अब मैं इन दोनों स्फीयर्स को कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करूं, इफ वी कनेक्ट, if we connect the smaller sphere, if we connect the smaller sphere to the outer sphere, to the outer sphere with a wire, तो बेटा चार्ज फ्लो कैसे करेगा, मैम अंदर से सारा बाहर चले जाएगा। वेरी गुड। देन चार्ज फ्लोज, ये तो हमने पहले भी डिराइव कर रखा है, देन चार्ज फ्लोज फ्रॉम इनर स्फीयर, फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर, यस मैम। टू द आउटर स्फीयर। तो ऐसे तो बेटा आप आउटर स्फीयर पे कितना भी चार्ज फ्लो करवा सकते हो, मैम जब है तक ना। अगर आपके पोटेंशियल पास सेम नहीं हो जाता तब तक ही फ्लो करता है। पोटेंशियल सेम हो जाएगा, अगर मैं अंदर वाले स्फीयर पे और ज्यादा चार्ज बार बार कंटिन्यूअसली उस पे चार्ज मैं देती रहूं किसी तरीके से, तो फिर तो मेरे आउटर स्फीयर पे कंटिन्यूअसली चार्ज आता रहेगा ना। और यस जैसे जैसे मेरा आउटर स्फीयर का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता रहेगा।
तो ये एक और प्रिंसिपल होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर का, कि अगर आपके पास कोई आउटर चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर आपने एक स्मॉलर स्फीयर रख रखा है, तो स्मॉलर स्फीयर से चार्ज हमेशा आउटर स्फीयर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो पोटेंशियल है आउटर स्फीयर का वो बढ़ता रहेगा, उस पर जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है बेटा, जब तक आपका इनफैक्ट एयर का ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक ये चीज कंटिन्यूड Yes, रहेगी। ma'am. ये चीज क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो, कुछ इस तरीके से ये कंस्ट्रक्टेड होता है। दो डायग्राम है, एक डायग्राम इसलिए ताकि थोड़ा 3D में समझ में आ जाए, दूसरा डायग्राम इसलिए ताकि आप अपनी कॉपीज में अगर ड्रॉ करोगे तो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो पैराग्राफ मेरे पास लिखा हुआ है ना, वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, जो टेक्स्ट के हिसाब से मैंने एक बुक से लिया था, अच्छा लिखा हुआ है उसके अंदर। तो बेटा यहाँ पर एक तो आपके पास एक रोलर है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम रोलर है मस्त, उसके ऊपर आपकी ये जो पट्टी है ये रोल हो रही है। एक हमारे पास एल्यूमिनियम रोलर है, एक हमारे पास प्लास्टिक रोलर है, और आपके पास एक रबर की बेल्ट है। ये बेल्ट दिख रही है रबर की? ठीक है, आपके पास एक रबर की बेल्ट है जिसको आप अगर चार्ज कर दोगे तो ये जो बेल्ट है वो ऊपर से नीचे तक मेरा चार्ज जो है वो ट्रांसमिट करती रहेगी। नीचे की साइड पे आपने एक ब्रश प्लेस कर रखा होता है, नीचे की साइड पे आप लोगों ने एक ब्रश प्लेस कर रखा होता है, एक एमिटर प्लेस कर रखा होता है, जिसकी वजह से जो शार्प मेटल पॉइंट्स का बना होता है, जिसको आप इस ब्रश से रिप्रेजेंट करते हो, जो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, जैसे ही कोरोना डिस्चार्ज होएगा, अपने आसपास की जो एयर है उसको एक तरीके से आयनाइज कर देगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं कि एक तरीके से यहाँ पर आयनाइज करने पे क्या हो रहा है, मेरा जो ये रबड़ का बेल्ट है उस पर कुछ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा वहां पे आयंस इकट्ठे हो जाएंगे उस वाले एरिया में, और ये जो चार्ज है यही मेरा ये छोटे वाला जो स्फीयर है उस पर ये चार्ज ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर भी आप लोगों ने यही एमिटर रख रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ये चार्ज ये छोटे वाले पे आया, इसकी वजह से अब आसपास की एयर मेरी आयनाइज होगी, जिसकी वजह से अब जो बचा हुआ यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका बड़े स्फीयर पे इकट्ठा हो जाएगा, और बड़े स्फीयर के ऊपर जो आपका चार्ज रहेगा वो बार बार बढ़ता रहेगा, बार बार बढ़ता रहेगा, बार बार बढ़ता रहेगा। ठीक है, आपका ये मस्त ऐसे रोटेट होता रहता है, और आपका जो चार्ज है वो स्फीयर के ऊपर बढ़ता रहता है जब तक आप इसको चालू रखते हो। थोड़ा बहुत समझ में आया कि कंस्ट्रक्शन कैसे है, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैम इसका कोई वैसा चलता हुआ वीडियो नहीं है आपके पास? चलता हुआ वीडियो देखती हूँ बेटा, अगर मुझे मिलता है तो, मेरे पास अभी तो नहीं है, लेट मी सी, अगर मुझे अभी मिलता है तो मैं भी डाल दूंगी चाहे, वरना चलती हुई वीडियो अगर मुझे यूट्यूब पे कुछ अच्छी मिलती है तो मैं वो भी आप लोगों को भेजती हूँ। नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो तो मुझे मिल नहीं रही इसकी। एक यूट्यूब की वीडियो है, वो एनिमेटेड वीडियो है, अगर वो देखनी है तो मैं दिखा देती हूँ। लेट मी सी इफ आई कैन शेयर इट विद यू गाइस। ठीक है बच्चों, मैं आप लोगों को ना ये भेजती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझे इतनी अच्छी लग नहीं रही। अगर मुझे यूट्यूब पे कोई इसकी वीडियो मिलती है तो मैं वीडियो आप लोगों को दिखा दूंगी। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप में ही भेज दूंगी। मैम इससे प्रीवियस वाली स्लाइड शो कर। अच्छा, देख लो। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल है। एक आपकी ऐसे मूविंग बेल्ट होती है, नीचे आपके पास ब्रश लगा है, ऊपर आपके पास ब्रश लगा है। वो जो मूविंग बेल्ट है वो आपके पास कंटिन्यूअसली आपका जो छोटा वाला स्फीयर है ना उसके ऊपर चार्जेस लेके जाए जा रही है। एक तरीके से आपका जो बड़ा आउटर स्फीयर है वो बेल्ट की वजह से उसके अंदर आपका चार्ज आए जा रहा है, चार्ज आए जा रहा है, चार्ज आए जा रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस आपकी रोटेशन हो रही है वो बेल्ट की। तो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज ऊपर उस पर जाए जा रहा है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके आउटर स्फीयर पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, जिसकी वजह से आपका जो चार्ज है वो आउटर स्फीयर पे इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, और मैक्सिमम हो जाएगा जब आपका ब्रेकडाउन एयर का शुरू हो जाता है। ठीक है, यस चलूं थोड़ा सा आगे? मैम, एक मिनट नोट कर। अच्छा, नोट कर लो, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, नोट डाउन कर लो इस चीज को। सिंपल है वैन डी ग्राफ जनरेटर का टॉपिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई टॉपिक यार खास बचा नहीं है, हमारे टॉपिक सारे कवर हो चुके हैं। बाकी जैसे जैसे और क्वेश्चंस करते रहोगे वैसे वैसे हो सकता है कोई नया टॉपिक उठ के आ जाए, क्योंकि कुछ भी टॉपिक इन्होंने लिख रखे हैं। जो वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर करते हो ना, वो भी एक तरीके से एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, उसका भी आप क्वेश्चन डायरेक्टली उस वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लोगे, उसका भी, वरना एक क्वेश्चन अगर करवाना होगा तो आज या फिर कल परसों की क्लास में करवा दूंगा। बाकी कल का जो टेस्ट है, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगा, और प्रॉब्लम ये है कि उसमें कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस नहीं है। तो मैंने बोला था कि कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस ऐड करो, बट शायद वो चेंज हो नहीं पाया। बट कैपेसिटर के क्वेश्चन उसमें नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस जो हमारे पिछले सारा पोर्शन हो रखा है पोटेंशियल का, पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके क्वेश्चंस ही ज्यादा है।
तो वो वाला पार्ट अपना अच्छे से रिवाइज करके रखना, ठीक है। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा, तो हमने देख लिया कि इसके थोड़े बहुत सिंपल सिंपल इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये जो दूसरा वाला डायग्राम है ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर आपको कॉपी में बनाना है तो अब इसका थोड़ा सा वर्किंग समझ लो कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी वर्ड्स में, बट ठीक है स्टेप बाय स्टेप भी लिखवा देती हूँ। तो जैसे ही आप मोटर अपनी, सबसे पहले आप अपनी मोटर स्विच ऑन करते हो और अपनी ये जो रोलर है, नीचे वाला रोलर, इससे कनेक्ट कर देते हो। सो मोटर इज स्विच्ड ऑन, motor is switched on and connected to the roller and connected to roller C। तो जैसे ही आपने मोटर स्विच ऑन करी, आपकी ये जो बेल्ट है वो बेसिकली घूमनी शुरू हो जाएगी। सो द बेल्ट स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द पुली। ये स्टेप क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब आपकी जो बेल्ट है वो मस्त ऐसे घूमनी शुरू हो गई। अब ये बेल्ट आपकी घूमने शुरू हुई तो बेल्ट के पास आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक ब्रश हमने लगा रखा है। कैन यू गाइस सी दिस ब्रश डी? यस है मैम। ना बेटा? तो ये जो ब्रश Yes, डी ma'am. होता है इसको आपने ऑलरेडी एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन कर रखा होता है। तो क्योंकि यहाँ पर आपने इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पे मेंटेन कर रखा है तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ये जो ब्रश है ये अपने आसपास की एयर को आयनाइज कर देगा, जिसकी वजह से आपकी ये जो बेल्ट है इस पे कुछ चार्जेस आ जाते हैं, इस पे कुछ चार्जेस आपके आ जाते हैं। तो इसको लिखा कैसे जाता है कि पॉजिटिव चार्जेस आर स्प्रेड ऑन द बेल्ट, आर स्प्रेड ऑन द बेल्ट are sprayed on the belt by a spray comb बोल लो या फिर by a brush बोल लो, by a spray comb located at the bottom which is connected to high potential. This is also okay? यस मैम। High positive potential rather, which is connected to high positive potential. चलो स्टेप 2 भी हमारा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब एक तरीके से अब क्या हुआ, मेरी जो बेल्ट है उसके ऊपर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो गया। अब ये जो बेल्ट है ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, है ना? ऊपर जाएगी तो अभी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहां पर ऊपर वाला मेरा ब्रश लगा हुआ है, राइट? कैन यू गाइस सी दिस कि ऊपर भी तो हमारा एक ई ब्रश लगा हुआ है। यस मैम। ठीक है, तो अब होगा Yes. क्या कि ये जो बेल्ट है ये रोटेट करते 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 ऊपर जाएगी और अपने जो ई ब्रश है उसके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे सिंपल स्टेप तो आप यही लिख लो कि चार्जेस ऑन दी बेल्ट आर कैरीड अपवर्ड्स, चार्जेस ऑन दी बेल्ट आर कैरीड अपवर्ड्स where there is a receiving comb। ठीक है, पहले हमारे पास स्प्रे कोम था, यहाँ पर हमारे पास एक रिसीविंग कोम है। तो अब ये रिसीविंग कोम की वजह से इसका मतलब क्या है कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अगर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मेरा ये जो कोम है वो अट्रैक्ट होएगा और चार्जेस मेरे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे यूजिंग दिस रिसीवर कोम टू दिस हॉलो स्फीयर। तो चौथा स्टेप हमारा जो अगला स्टेप है वो यही आता है कि ये जो रिसीवर कोम है इसकी वजह से चार्ज जो है वो मेरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द चार्ज ऑन द बेल्ट इज ट्रांसपोर्टेड। अब ये जो हमारा बेल्ट पे चार्ज होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाता है टू अ हॉलो स्फीयर, जो ये हमारा बाहर का स्फीयर है ना, उससे जो हमारा चार्ज रहेगा वो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एक हॉलो स्फीयर पे। ठीक है बेटा? और इसकी वजह से अब हमारा ये जो स्फेरिकल हॉलो स्फीयर है दिस विल अक्यूमुलेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। सो दिस spherical shell accumulates tremendous charge, बहुत ही ज्यादा चार्ज ये इकट्ठा कर लेगा, tremendous amount of charge and बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट कर देगा and creates enormous potential। Is this point also okay? यस मैम। Yes, ठीक ma'am. है, तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर का इतना ही होता है। अब जैसे जैसे ये जो पोटेंशियल है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपका ये वाला जो स्प्रे कोम है ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रे कर रहा है,
ये जो दूसरा वाला रिसीवर कोम है, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर अपने बाहर वाले स्फीयर पे इसको स्प्रेड करे जा रहा है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, मोटर चली रही है, पोटेंशियल से आपने उसको एक बार कनेक्ट कर दिया, ये प्रोसेस होता रहेगा जब तक मेरा जो बाहर वाला स्फीयर है वो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल पे ना पहुंच जाए। ठीक है बेटा, तो अब फाइनली होता यही है कि जब इसका जो पोटेंशियल है, व्हेन पोटेंशियल, वैसे ये लास्ट पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास वर्किंग पूछे तो, बट ठीक है, व्हेन पोटेंशियल एक्सीड्स, अब ये जो पोटेंशियल है ये इतना ज्यादा हो जाता है कि एयर की ब्रेकडाउन वैल्यू को भी वो एक्सीड कर सकता है ना। एयर का भी तो एक ब्रेकडाउन पोटेंशियल होता है, उसके आसपास की जो एयर है, जिसकी वजह से एयर के Yes, अंदर तो मेरे आयंस हैं, वो भी तो मेरे आयंस हो सकते हैं ना, आयनाइज हो सकते हैं। तो ionize. Yes, मेरा ma'am. हाँ, जब ये एयर का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्रॉस कर लेगा तो हमारी जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, एयर बिकम्स आयनाइज्ड, कॉजिंग चार्ज लीकेज फ्रॉम स्फीयर, कॉजिंग चार्ज लीकेज। ठीक है, तो अभी भी मेरी चार्ज लीकेज यहाँ पर भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इसको हम काफी तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो इसका ये यूज होता है कि आप अपने आसपास के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको इतने हाई पोटेंशियल में जब डालते हो तो वो आपके एक्सेलरेट हो जाते हैं। दूसरा ये होता है कि ये जो चार्ज लीकेज हो रही है इसकी वजह से जो मेरे पार्टिकल्स अब इस स्फीयर से निकलेंगे वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे निकलते हैं, है ना बेटा। तो यहाँ से आपकी एक बीम बन जाती है हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, जो मेगा वोल्ट की रेंज में निकल रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो इसके ये सारे यूजेस रहते हैं हमारे, तो कुछ यूज में आपको लिखवा भी देती हूँ। जनरेट करने के लिए यूज होता है हाई वोल्टेज को, एक्सेलरेट करने के लिए यूज होता है किसी भी पार्टिकल को, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, या फिर हाई एनर्जी अगर आपके पास पार्टिकल्स होते हैं ना, तो उनको भी आप एक्सेलरेट करने को इसको यूज कर सकते हो, वैन डी ग्राफ जनरेटर को। दैट इज वाई, क्योंकि ये एक्सेलरेटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये कोलिजन एक्सपेरिमेंट्स में काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। और ये जो बीम्स होती हैं जो इनसे निकलती हैं, आई थिंक वो कैंसर ट्रीटमेंट में भी आप लोगों की यूज होती है। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट में भी इसका काम है। मतलब काफी सारी मेडिसिन वगैरह आप देखोगे तो लेजर हो गई, चार्जेस वगैरह हो गए, एक्सरेज हो गई, गामा रेज हो गई, हर जगह पे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन है ही। तो इसकी जो बीम्स होती हैं वो हमारी कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज करी जाती है। तो अगर इसके आप यूजेस देखो, यही सब चीजें लिखते हो ना यार, ऐसे ही तो करते हैं ना, कोई इंस्ट्रूमेंट समझ रहे होते हैं तो। Yes, ma'am. ठीक है, तो मैंने इसलिए एक एक मैम स्टेप कर करके क्लास में समझाती हूँ। क्या था जनरेटर वाला वो पूरा? हाँ, वो पहले करा होगा ना। मैम मोटर किया था, ये सब मोटर था। हाँ, मोटर तो अब आएगा ना बेटा, आई थिंक। मैम 10th क्लास वाला टेंथ वो में भी किया था। गाइड। अच्छा, 10th क्लास वाला आ गया था। हाँ, अभी भी इस साल भी आएगा शायद ये मोटर वोटर सब कुछ। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस यही हैं, दैट इट इज यूज टू जनरेट, इट इज यूज टू जनरेट हाई वोल्टेज रेंज, हाई वोल्टेज रेंज ऑफ अ फ्यू मिलियन वोल्ट्स, ऑफ अ फ्यू मिलियन वोल्ट्स। तो मिलियन वोल्ट्स तक आप इसमें पोटेंशियल जो है वो जनरेट कर सकते हो। दूसरा इसका एक यूज ये है कि एक्सेलरेट करने के लिए यूज करते हैं इसको। इट इज यूज टू एक्सेलरेट, जैसे अगर आपके पास प्रोटॉन्स हैं या आपके पास ड्यूट्रॉन्स हैं, आपके पास कोई भी ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, उनको एक्सेलरेट करने के लिए यूज करा जाता है, और एनी अदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स, और एनी अदर हाई एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है बेटा, एक यूज इसका ये होता है कि कोलिजन एक्सपेरिमेंट में इसको यूज किया जाता है हाई एनर्जी फिजिक्स में, क्योंकि ये इतना हाई स्पीड दे देता है कि इसमें आप कोलिजन करवा सकते हो। और फाइनल यूज ये होता है कि ये जो बीम्स प्रोड्यूस हो रही हैं दे आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट एज वेल। ये जो हमारी बीम्स बन रही हैं ये आपकी कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज होती है। ठीक है, एक सेकंड आप इसको नोट डाउन करो, मेरे पास एक छोटी सी कॉल आ रही है, मैं एक बार वो देखती हूँ। ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।
मैम एक बार वर्किंग वाली स्लाइड दिखा दो, जो पहली स्लाइड। ऑलराइट, मैं ना 2 मिनट से बोले जा रही हूँ और मैं भूल ही गई कि मैंने अपने वीडियो और माइक ऑफ कर दिया था एंड आई एम स्पीकिंग सिंस 2 मिनट्स। ठीक है, हो गया नोट डाउन? पिछले वाले स्टेप्स नोट डाउन करने हैं किसी को? यस मैम। मैम जो वर्किंग वाली पहली स्लाइड थी ना वो। चलो ठीक है, इसी तरीके से ना तुम लोग अगर कोई भी ऐसे पढ़ते हो, आई थिंक 11th में तो कुछ ऐसे पढ़ने के लिए था नहीं, 12th में थोड़े से आपके आएंगे ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो उन केसेस में सारे के सारों में ऐसे ही करेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल लिख लेंगे, उसके बाद उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर वर्किंग और फिर यूजेस वगैरह। तो ऐसे आई थिंक मेजरली बुक्स में भी ऐसे ही होता है, तो इससे आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। बाकी ये भेज दूंगी नोट्स में, अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ब्रीफली इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा सा कि क्या क्या यस स्टेप्स हैं। मैम, क्वेश्चन ही कर ले। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। आज साक्षी और हरलीन चुप है। यस मैम। बोल रही है यस। नहीं नहीं, कोई नहीं होता बेटा, अच्छे से कर लो नोट डाउन वगैरह। ठीक है, ये आपका अगला है, मतलब अच्छा है, इसका प्रिंसिपल सिंपल है, कुछ ऐसे मुश्किल नहीं है समझने में, कुछ कुछ वीडियोस कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, अच्छे से समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस थोड़े से मैं मिक्सचर ही लाई हूँ क्वेश्चंस का, क्योंकि अगेन आई एम टेलिंग यू दैट मेरे को उस पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कैपेसिटर के दिखे नहीं। आज थोड़े से कैपेसिटर के क्वेश्चंस भी लेकिन अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसको एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। Try to solve this. What will be the answer in this case, guys? कैसे लिखते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालते हो तो कितना आता है? माइनस डीवी बाई डी। माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, या फिर माइनस डीवी बाई डी आर कर सकते हो। तो इसका यस मतलब मैम। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट कितना आएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट कितना आएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कॉम्पोनेंट कितना आएगा? माइनस डेल वी अपॉन डेल माइनस जेड। डेल वी अपॉन डेल सो जेड। ट्राई टू सॉल्व, मतलब एक बार पोटेंशियल हमें गिवन है, एक बार ट्राई टू सॉल्व एंड टेल मी व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर ई एक्स ई वाई एंड ई जेड, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा टोटल हमारे पास। मैम ई एक्स आएगा 2x ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई जेड, और ई वाई आएगा 2a एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स जेड, और ई जेड बी एक्स वाई। ठीक है, वेरी गुड। कैसे आता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम यहाँ पे। उसका मतलब क्या है कि इसको आपको खाली x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, a और y स्क्वायर दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अगर खाली x के टर्म्स में करूंगी मैम तो सब में माइनस भी हाँ, आएगा। सब में माइनस साइन आएगा, समझ गई मैं। तो माइनस 2ax वाई स्क्वायर इस तरीके का कुछ आ जाएगा। दूसरे वाले में भी अगर मैं करूंगी खाली x के टर्म्स में इसको डिफरेंशिएट, तो आई विल गेट dy z। वैसे ही आप ey और ez निकाल सकते हो बेटा। ey की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर मैं इसको y के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, कीपिंग x एंड z कांस्टेंट? द फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट? नेगेटिव ऑफ 2ax स्क्वायर y, और सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी? y के टर्म्स में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगी bx z। देन इफ आई ट्राई टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ ez, पहली टर्म में तो z है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। दूसरी टर्म में है खाली, तो z को जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे आपके पास 1 आएगा, माइनस बी हमारे पास बचेगा। वेरी गुड बच्चों। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है तो यहाँ पर बस आई कैप जे कैप के कैप लगा के आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो। हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस 2axy का होल स्क्वायर माइनस by/z आई कैप, देन आई विल गेट माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2ax स्क्वायर y प्लस bxz जे कैप, और फाइनल टर्म कितनी आ जाएगी? माइनस bxy के कैप। ठीक है, और देखने में ना ऐसा लग रहा है कि कितना ऐसा गंदा सा आंसर हो, और वैसे कितना इजी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस देख के ये बच्चे डर जाते हैं, उनको अटेम्प्ट ही नहीं करते, जबकि 2 स्टेप में उसका आंसर आपका आ रहा होता है। अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ
मतलब पार्शियल डेरिवेटिव किया और आ गया आंसर। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मैक्स टू मैक्स। अगर इसको आगे निकालना होगा ना तो आपको एक पॉइंट भी दे देंगे कि एट सम पॉइंट 2 1 3, तो आप यहाँ पर एक्स वाई और जेड की वैल्यू 2 1 और 3 इनपुट कर दोगे तो आपके पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस जेन्युइनली आ सकते हैं। जैसे आप देखो, मेरे को तो जेई 2023 का जो मैंने पेपर देखा है भाई, वो तो बहुत आसान है। 2022 का भी मुझे इजी लगा, 2021 का भी इजी लगा। उसके पहले वाले पेपर्स थोड़े से मुश्किल हैं, बट ये वाले जो तीनों पेपर आए हैं वो इजी आए हैं। तो होपफुली तुम्हारे टाइम पे भी पेपर इजी रहे। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा कैपेसिटर वाला क्वेश्चन मैं दिखा देती हूँ मैं क्यों आसान बोल रही हूँ। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 2023 का है, अभी अप्रैल का क्वेश्चन है। वो अभी आया है, जस्ट अभी 1 महीने पहले ये वाला क्वेश्चन जो है। तो बोला क्या गया है आपको, 600 पिको फैरेड कैपेसिटर है जिसको आपने 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया है। उसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया एंड यू हैव कनेक्टेड इट टू अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। अनदर अनचार्ज्ड सेम कैपेसिटर से आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया 600 पिको फैरेड के कैपेसिटर से। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी लूज हुई है इस प्रोसेस में, ये आप लोगों को बतानी है। तो कैसे करेंगे ये बताओ, हाउ विल वी मैम सॉल्व दिस डायरेक्ट कुछ निकाल लेंगे ना मैम। इसका ना शॉर्ट फॉर्म बता दो। बताओ शॉर्ट फॉर्म क्या आएगी इसकी। मैम डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन जो चार्ज होता है डिवाइडेड बाय 2c इक्विवेलेंट, ऐसा कुछ। ये कहाँ से सीख लिया ये सब फॉर्मूले? मैम बताया था सर ने। नहीं नहीं, चलो बढ़िया है बेटा। इसका वैसे टेक्निक क्या होती है इसको सॉल्व करने के लिए, कि सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लो इनिशियल एनर्जी कितनी है ना। सबसे पहले हमारा जो कैपेसिटर यस गिवन है मैम, उसके वैसे अंदर, भी निकाल सकते हैं। हाँ उसके हाफ अंदर हम सीवी इनिशियल एनर्जी निकाल लेंगे। हाफ सीवी स्क्वायर से कितनी आएगी ये बताना। हाफ इंटू सी कितना है, 600 इंटू पिको फैरेड है तो 10⁻12 -12 यस मैम मल्टीप्लाइड बाय, माइनस। हाँ मल्टीप्लाइड बाय 200 का स्क्वायर। तो ये करना कितना आएगा आंसर। 12 into 10 raised to the power -6. 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। वेरी गुड बेटा। तो इसको मैं एक तरीके से क्या लिख सकती हूँ, 12 माइक्रो जूल। ये मेरे पास इनिशियल आ गई एनर्जी। अब आप लोगों को क्या बोला है कि बेटा अब ये वाला जो कैपेसिटर है इसको आपने डिस्कनेक्ट कर दिया बैटरी से, तो ठीक है, इस पे जितना चार्ज था जितना सब कुछ था वो इस पे आ गया। उसके बाद आपने इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर, अब ये बताओ। अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है जो हमारे पास चार्ज है एंड वी आर कनेक्टिंग इट टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, देन व्हाट शुड हैपन इन दिस केस। मैम उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज होएगा, कैपेसिटेंस तो यहाँ पर से है, पोटेंशियल भी आपका चेंज हो जाएगा, यस है ना। मैम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होएगा, पोटेंशियल भी तो चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल होता क्या है बेटा, अब आपका कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन याद है। C1 V1 by C1 V1 बाय C1 V1 plus C2 V2 upon V1 plus V2. अपॉन V1 प्लस V2। तो अब आपको ये गिवन है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो C1 और C2 तो एक तो आपको इक्वल गिवन है, ऊपर से आपको ये गिवन है कि एक हमारा जो है वो अनचार्ज है, एक जो हमारा कैपेसिटर है वो कुछ अनचार्ज कैपेसिटर है। तो वो वाली चीज भी आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। प्लस नीचे यस C1 प्लस C2 आएगा ना बेटा। तो अगर ये चीज आप अज्यूम करोगे तो आप लोग देख लोगे, ये जो C2 V2 है ये तो मेरा एक तरीके से जीरो हो गया, क्योंकि सेकंड वाला तो चार्ज है ही नहीं, उस पर पोटेंशियल कुछ होगा नहीं। अगर मैं इसको निकालूंगी तो मेरे पास जो कॉमन पोटेंशियल है दैट विल कम आउट टू बी V1/2। तो अब इसका मतलब क्या है कि फाइनल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर पे कितना हो गया, V1/2 के बराबर हो गया। इज दिस ओके? ठीक है, तो अब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी। निकाल लो भाई। हेलो प्रणव बेटा, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा, लेट हो गया आज। यस मैम, मुझे लगा 5:30 बजे की है। नहीं, गलती हो गई, आज 5 बजे की क्लास है, 5 से 6:30 तो होती है। नहीं मैम, ठीक है, मैथ्स वाली क्लास में बोला था ना कि 5:30 बजे होगी नेक्स्ट हाँ तो वो क्लास। उन्होंने गलत बोल दिया इसलिए कंफ्यूजन हो गया, कुछ नहीं होता बच्चों। तो यहाँ पर भी कैलकुलेट करोगे तो यार इसका आधा आ जाएगा। वो तो मेरे को वैल्यू डालनी ही नहीं चाहिए थी। 10 मैम रेज टू 9 -12 into 10 की पावर -6 इसका इंटू आंसर 100 5 आएगा। कितना आएगा? नहीं 2 नहीं, to 5। इसका ये कितना हो जाएगा टोटल। ये मेरा आ रहा था 0.0 मतलब 3 माइक्रो जूल्स आ रहा था ये आंसर। एक बार निकाल के देखो। और अब नहीं यहाँ Yes, पर ये है कि 2 कैपेसिटर है लेकिन, ठीक है। सो और हियर मैम यू आर हैविंग 12 माइक्रो जूल तो 9 माइक्रो जूल का ही तो डिफरेंस आएगा।
मैम मैंने नहीं। आज ही ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, मुझे लगा सेम ही है। नहीं नहीं, सेम नहीं है, अलग है क्वेश्चन, एक बार रीड करो। अब यहाँ पर आपके पास क्योंकि 2 कैपेसिटर्स है, तो 2 कैपेसिटर की फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको ट्वाइस कर दो, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई हमारे पास 6 माइक्रोजूल्स। तो अब आप निकाल सकते हो कि आपका डिफरेंस इन एनर्जी कितना है। ठीक है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द डिफरेंस इन एनर्जी। तो डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास 6 माइक्रोजूल आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर है इसका 6। अगर आप लोग अपनी जो भी आपका न्यूमेरिकल आपको कीपैड गिवन होगा, अगर आप वहां पर 6 आंसर यहाँ पर लिखाओगे तो आपका सही हो जाएगा, कुछ और लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें देख लिया करो कि यूजुअली आपका जो आंसर आएगा वो होल नंबर में ही आता है, तभी यहाँ पर इसको माइक्रोजूल में इन लोगों ने रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन बता देती हूँ, प्रणव लेट आया बेटा। यहाँ पर आपको एक कैपेसिटर गिवन है जो 200 वोल्ट की सप्लाई से चार्ज किया, तो हमने इनिशियल एनर्जी निकाल ली उसकी। फिर बोला है कि उसको अब आपने सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अनचार्ज कैपेसिटर है तो उसका पोटेंशियल 0 होगा, V2 आपका 0 होगा, कैपेसिटेंस दोनों ही आपको इक्वल गिवन है। तो यहाँ से मैं देख सकती हूँ कि कॉमन पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर पे V1/2 आ गया, है ना बेटा। तो इसलिए हमने इससे यहाँ से यू फाइनल जो है वो निकाल लिया कि फाइनल एनर्जी एक कैपेसिटर की कितनी आ रही है। अब क्योंकि हमारे 2 कैपेसिटर है तो दोनों की एनर्जी काउंट होगी ना, तो अब अगर हमें लॉस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है तो 12 - 6 हम कर सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 6 माइक्रोजूल्स। इज दिस ओके? चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो एक बार। ये भी आपका ये जनवरी वाला क्वेश्चन है, जनवरी की शिफ्ट में पूछा गया था। तो एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है प्रणब बेटा, आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, मुझे कल के टेस्ट में कैपेसिटर के बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिखे नहीं। आज मैंने वैन डी ग्राफ जनरेटर डिस्कस किया है और ये कैपेसिटर वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। बट आप लोगों को अगर रिवीजन और अच्छे से करनी है तो अपने जो लास्ट क्लास में हमने 2-3 क्लासेस में रिवाइज किया था ना, वो एक बार कर लेना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फील्ड के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन दिखे थे मेरे को। तो ये बच्चों को सबको मैंने टिप दे दी है, जो बच्चे क्लास में आए हैं उनके थोड़ा फायदा हो जाएगा। मैम ठीक है, तो बताओ अब यहाँ पर क्या होगा। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 and C2 each having capacitance 10 microfarad are individually charged by a 100 volt DC source. उसके बाद आप लोगों को क्या बोला, कैपेसिटर C1 is kept connected to the source and a dielectric slab is inserted between its place. Capacitor C2 is disconnected from the source and then a dielectric slab is inserted in it. अच्छा क्वेश्चन है। Afterwards, capacitor C1 is also disconnected from the source and the 2 capacitors are finally connected in parallel combination. Common potential कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। कॉमन पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो पहले खुद सॉल्व करने की, फिर मैं बताती हूँ। चलो क्या गिवन है इस क्वेश्चन में भाई, हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक है आपका C1, ये मेरा C1 है सपोज, और दूसरा है आपका C2, दूसरा है आपका C2। दोनों की कैपेसिटेंस भी आप लोगों को गिवन है, 10 माइक्रोफैरेड है आपकी कैपेसिटेंस। अब आपको बोला क्या है कि दोनों को हमने चार्ज कर दिया है 100 वोल्ट के डीसी सोर्स से, तो यहाँ पर आपने पोटेंशियल लगा दिया है कुछ 100 वोल्ट का। ठीक है, 100 वोल्ट आपने लगा दिया है। अब आपको बोला है कि कैपेसिटर C1 को हमने सोर्स से कनेक्टेड रखा और एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया। तो ये आपका सोर्स रखा, इसका मतलब क्या है कि आपने पोटेंशियल सेम रखा यहाँ पर। ये आपका सोर्स से कनेक्टेड रखा, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपने पोटेंशियल सेम रखा, यस है ना। और C2 के बारे में क्या बोला है कि इसको आपने एक बार चार्ज कर दिया, इसको आपने एक बार 100 वोल्ट का चार्ज कुछ दे दिया। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है कि इसको आपने ये बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, जो इसको आपने चार्ज दे दिया क्या बेटा 55 वोल्ट आ रहा है। हाँ 55 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर आपने ये वाले केस में क्या किया, यहाँ पर अब आपने इसमें डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है सच दैट द चार्ज रिमेन्स द सेम, है ना। सेकंड केस में आपको यही बोला है ना कि अब आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया सोर्स को और फिर आपने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया, तो इस केस में हमारा जो चार्ज है वो सेम रहता है ना, पोटेंशियल वगैरह चेंज हो सकता है। ठीक है, तो अब निकाल लोगे, ये तो हिंट हो गई हमारी। अब कैसे निकालोगे, दोनों पे मैं चार्जेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। दोनों पे कितना चार्ज होगा ये बताओ, चार्ज ऑन कैपेसिटर C1 कितना होगा। अबे यार मेरी इंक सारी इरेज हो गई, ऐसे बना 10 दूं। की पावर -3 कूलम।
वेरी गुड, ये हमारा C1 है, इसके अंदर हमने डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर हमने देखा कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, Yes, ma'am. और दूसरे वाले केस में हमने क्या देखा कि ये हमारा C2 है, इसके अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक डाला सच दैट वी हैव डिस्कनेक्टेड इट फ्रॉम द बैटरी फर्स्ट, सो इन दिस केस चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब पहले वाले केस में मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कितना चार्ज होएगा, चार्ज ऑन C1, चार्ज ऑन C1 कितना हो जाएगा बेटा? पहले इसका जो था, पहले इस पे जो चार्ज था वो CV के बराबर था, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल कांस्टेंट पे जो चार्ज होता है वो KCV के बराबर हो जाता है। Yes, ma'am. ठीक है, सिमिलरली हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लो 10 के बराबर, जो बच्चे आंसर सॉल्व कर रहे हैं K की वैल्यू 10 लेके करो। इसके बिना कैसे आ गया आंसर प्रणब? मैम ये क्वेश्चन में पहले कर रखा था, अच्छा थोड़ा याद सॉल्व होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। करके। ठीक है, यहाँ पर आपका चार्ज कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर आपने पहले इस कैपेसिटर को कुछ चार्ज दे दिया, वो CV चार्ज हो गया CV के बराबर, तो चार्ज उतना ही तो रहेगा यहाँ पर, तो आपका चार्ज कांस्टेंट है ना। इज दिस ओके? अब आप लोगों को क्या गिवन है कि इन दोनों कैपेसिटर्स को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, इन दोनों कैपेसिटर्स को आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, ऑन कनेक्टिंग पैरेलली। जब पैरेलली कनेक्ट करोगे तो दोनों में चार्ज इक्वली डिवाइड नहीं हो जाएगा? Yes, ma'am. ऑन कनेक्टेड पैरेलली चार्ज जो है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा दोनों कैपेसिटर के अंदर। तो एक तरीके से मेरा टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज K हमारे पास plus कितना 1 है? into K प्लस CV. 1 इंटू CV। तो अगर मैं चार्ज को दोनों को कनेक्ट कर दूंगी पैरेलली तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, Ma'am, K plus 1 by 2 into CV. वेरी गुड, K प्लस 1/2, K प्लस 1 अपॉन 2 इंटू CV। ये खाली इसीलिए हो रहा है क्योंकि दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको बोल रखी है सेम है। अगर दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम नहीं होती तो ये वाली चीज वैलिड नहीं होती, फिर हमें पैरेलल में कनेक्ट करके निकालना पड़ता कि हाँ कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू C1 एंड C2, राइट। यहाँ पर तो ऐसा चीज इसलिए हो रही है क्योंकि दोनों की कैपेसिटर आपको बोल रखी है कि 10 माइक्रोफैरड के इक्वल है। तो बेटा अब हमें निकालना क्या है? पोटेंशियल निकालना है। तो आ जाएगा ना पोटेंशियल, पोटेंशियल तो दोनों पे सेम ही होएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? चार्ज डिवाइडेड बाय जो भी अब हमारा कैपेसिटेंस है वो। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमारी अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या कैपेसिटेंस हो जाएगी? मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। मतलब एक फॉर्मूला लिखवाया था ना आपने कॉमन पोटेंशियल का, उससे हाँ तो वो यूज कर लो, कोई नहीं, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज कर लो, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर आपको फिर V1 V2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना कितनी आएगी, Yes, ma'am. है ना। तो वो वाली वैल्यू तो देखोगे, उसके बाद ही तो निकालोगे आंसर। Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी कैपेसिटर के लिए? पोटेंशियल कितना होता है? चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है ना आपका। यस मैम, मैम मैम इसमें तो 550 वोल्ट आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 550 तो नहीं आएगा। ये आपका अगर चार्ज आ गया, चार्ज आपका कितना आ गया? K प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय C मल्टीप्लाइड बाय V अपॉन 2। तो यहाँ से मैं पोटेंशियल अगर लिखूंगी तो कुछ आ जाएगा ना मेरे पास पोटेंशियल भी तो, Yes, ma'am. है ना। पोटेंशियल हमारा कितना होता है? चार्ज अपॉन जो भी हमारी कैपेसिटेंस है उससे आप निकाल सकते हो। तो व्हेन आई विल डू दिस आई विल गेट द पोटेंशियल एज K K plus प्लस 1 1 by अपॉन 2 2K। into V। तो ये एक्सप्रेशन आता है बेटा हमारे पास। अब यहां से जब आप निकालोगे तब आप एक बार आंसर निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, नाउ एक बार ट्राई टू फाइंड द आंसर। into V भी तो आएगा। 2K ही तो आएगा बेटा। मैम ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखा आपने? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरे को बच्चों की आवाज नहीं आ रही क्लियरली। मैम आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, मैंने क्या बोला कि हमारे पास पोटेंशियल की क्या वैल्यू होती है ये बताओ। मैम Q by पोटेंशियल V। की क्या वैल्यू हो जाती मैम Q by C। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
बच्चों मेरी अब वीडियो और आवाज आ रही है? यस मैम। Yes, I ma'am. think मेरा Yes. internet ही आ गया, मुझे बच्चों की भी आवाज सही से नहीं आ रही थी और मुझे वो भी नहीं आ रही थी। अभी मैम विजिबल है? अभी भी आपकी वॉइस ब्रेक। अबे यार मेरा इंटरनेट में दिक्कत आ रही है क्या? सही आ रही है वॉइस तो। सही आ रही है बेटा? हाँ, तो फिर आपके इंटरनेट में दिक्कत है अंजलि बेटा, अगर मेरी आवाज सही आ रही है तो। ठीक है, अब ये मैम कैसे आया, ये कैसे आया ये बता रही हूँ। एक बार ये रेस कर देती हूँ, फिर से लिख दूंगी पूरा। मैम मेरा घर का वाईफाई सही चल रहा है। सही चल रहा है, मेरा सही चल रहा है, तो फिर आपके पास अभी आवाज आ रही है बेटा क्लियरली? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास ये मस्त ऐसे दो कैपेसिटर्स हैं जिनको आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। हमारे पास दोनों कैपेसिटर्स का जो चार्ज है वो आ गया, और हमें ये पता है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर भी यहाँ पर कितना होना चाहिए। तो अगर आप दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे, दोनों की कैपेसिटेंस अब कितनी हो गई है? दोनों की कैपेसिटेंस कितनी हो गई है? पहले वाले की भी केसी है, दूसरे वाले की भी केसी है। यस मैम। 2 kc। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी नेट कैपेसिटेंस है 2 kc मल्टीप्लाइड बाय जो भी पोटेंशियल है, दैट विल बी माय चार्ज, यस है ना? जो भी यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल है वो मेरा चार्ज के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, और यही तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि ये वाला जो चार्ज होना चाहिए यही तो हमने निकाला है ना बच्चों यहाँ से भी। यस मैम ठीक है, तो वो वाली चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे कि अब ये बेसिकली मेरे पास टोटल चार्ज आ गया है इस पूरे सिस्टम पे। सो दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस शुड बी इक्वल्स टू k+1 CV। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? दिस शुड बी इक्वल्स टू k+1 CV। तो यहाँ पर आप C की वैल्यू यूज कर सकते हो, ये जो टोटल चार्ज है इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, वहां से अब आपके पास, अच्छा ये CV और ये वाला CV सेम नहीं है, तो इस चीज से कंफ्यूज मत होना। ये वाला जो CV है ये वाला 100 वोल्ट वाला CV है। मुझे लग रहा है यहीं पे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। लेट मी से दैट दिस इज V प्राइम, let me say that this is V prime, then this capacitance is now equals to 10 microfarad, this V is now equals to 100 volts, K की वैल्यू आपके पास है 10 और कैपेसिटेंस की वैल्यू अगेन आपके पास 10 माइक्रोफैरेड है। तो अब एक बार V प्राइम की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, 2 kc मल्टीप्लाइड बाय V प्राइम विल बी इक्वल टू, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि वहां पर मैंने दोनों जगह पे V का सिंबल यूज कर लिया था, will be equals to k+1 multiplied by CV। कैपेसिटेंस की वैल्यू आप लोगों को गिवन है, वो तो कट भी जाएगी, खैर कैपेसिटेंस तो मेरा दोनों साइड से कट ही गया ना, तो यही तो हमारे पास आया था ना पोटेंशियल, जो लास्ट बच्चे आपने कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, बस वहां पर दिक्कत ये है कि वो V प्राइम की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। अभी समझ में आ गया? ठीक है, तो ये Yes. V प्राइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k+1 माने 10+1 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पोटेंशियल था हमारा 100 डिवाइडेड बाय 20, है ना? 10 इंटू 2 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना हो जाएगा? 11 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20, तो इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5, तो कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा 55 वोल्ट्स। नाउ इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, मैम पहले ये वाले एक बार रिपीट कर दूं? मैम आपने इसमें चार्ज में जो इक्वेशन लिखी है उसमें लिखा है k+1 बाय 2 CV, और मैम फिर आपने नीचे k+1 CV यूज किया। ये मेरा चार्ज ऑन 1 कैपेसिटर है। मैम इससे ठीक है, ऊपर तो जो यहाँ आपने पर मैं ये ग्रीन लिख सकती हूँ, मैंने वो जो 2 kCV वहां पे मैंने बोला था कि टोटल सिस्टम पे मेरा कितना चार्ज है, अगर आप चार्ज ऑन 1 कैपेसिटर लिखते हो तो आप इसके इक्वल कर सकते हो। ठीक है, सेम ही एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर देन दैट विल बी व्हाट? kc मल्टीप्लाइड बाय आवर कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन पोटेंशियल की टर्म आ जाएगी। पहले खाली गड़बड़ी हो रही थी कि दोनों साइड पे हम लोगों ने, मतलब दोनों साइड पे मैंने v लिख दिया था तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी, तो इसलिए अब इसको मैंने v प्राइम से डिनोट कर दिया। अभी ठीक है? यस ठीक है, चलूं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आ गया आपका 55। जो 55 लिख कर आएगा उसके फुल मार्क्स, जो 55 नहीं लिख कर आएगा कुछ और लिख कर आएगा, दिक्कत हो जाएगी। शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस मैम। यस ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसको कैसे करेंगे? ट्राई टू सॉल्व दिस वन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है सबसे पहले, और उसके बाद आपको बताना है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर कितनी है, ये भी बताना है आप लोगों को। पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताओ कितनी आएगी। 300 पिकोफैरेड। ठीक है, वेरी गुड।
300 तो नहीं आई मेरी वैसे, बट ठीक है अभी चेक करती हूँ। ठीक है, ये सर्किट को यार कैसे ड्रॉ करोगे फिर से? इस सर्किट को मैं अगर ये बैटरी को नीचे बना देती हूँ, लेट मी ड्रॉ दिस बैटरी नीचे। ठीक है, ये मेरे पास मेरी बैटरी है, इसके साथ मेरा एक तो ये C4 कनेक्टेड है ना, एक ये बढ़िया मेरा ऐसे मस्त ये C4 कनेक्टेड है। मैम 200/3 पिकोफैरेड। ठीक है, वेरी गुड। ये C4 के साथ अब आप देख सकते हो, C4 के साथ अब आप देख सकते हो क्या हो रहा है यहाँ पर। ये वाले दोनों तो मेरे सीरीज में है और ये वाले तीनों के तीनों मेरे पैरेलल में है। तो C4 के साथ मेरा 100 पिकोफैरेड एक तो कनेक्टेड है, और ये वाले जो दोनों हैं ये मेरे इस तरीके से कनेक्टेड है। कुछ इस तरीके का सिस्टम दिख रहा है यहाँ पर। यस मैम। यस ये मेरा 100 पिकोफैरेड हो गया, मतलब ये मेरा C1 हो गया। ठीक है, ये मेरा C4 है, दिस इज माय C1, और ये वाले मेरे C2 और C3 हैं। इस तरीके का सिस्टम बन रहा है ना। तो अब यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है ना बेटा। अगर ये वाली चीज समझ नहीं आ रही तो इसको ऐसे ही करो कि ये वाला जो पोटेंशियल है इसको मान लो x के बराबर, और ये वाले पोटेंशियल को मान लो y के बराबर। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू y, this is equals to some other potential z, this is also z, and this is also z. So now you guys can see that C4 जो है वो x और z के बीच में है, right? C4 is between x and z. So let me say that this point is x. If I say that this point is equals to x, तो ये वाला अगर मेरा z है तो x और z के बीच में C4 लगा हुआ है। अब z और y के बीच में मेरा C2 और C3 लगा हुआ है, और ऊपर वाला जो z और y है उसके बीच में मेरा C1 लगा हुआ है। तो इस तरीके का सर्किट अब विजिबल हो गया। यस मैम। ठीक है, ये वाला पॉइंट मेरा y है। ये कॉमन पोटेंशियल वाला जो तरीका रहता है वो हमारा थोड़ा ज्यादा इजी रहता है, तो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। अब आगे भी इसका मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। कैसे ड्रॉ करेंगे भाई? ये दोनों मेरे सीरीज में है, 200 और 200, तो यहाँ पर मेरे पास 100 आ जाएगा। ये वाला मेरे पास 100 है ही, 200 200 दोनों सीरीज में, तो 100 आ जाएगा। तो अब मेरे पास एक यहाँ पर 100 आ गया, एक यहाँ पर मेरे पास 100 आ गया, एक यहाँ पर ऊपर 100 आ गया, एक नीचे 100 आ गया। तो इसको जब मैं करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास 100 आ गया, यहाँ पर मेरे पास 200 आ गया। यस तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी? 100 इंटू 200, मतलब 1/100 प्लस 1/200 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हाँ, 300/200, 3/200 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी 200/3 पिकोफैरेड। तो पहला स्टेप तो हो गया इस क्वेश्चन का। पहले स्टेप में आप लोगों से यही पूछा था कि क्या है यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो बता दो। अब सेकंड स्टेप बताओ कि पोटेंशियल और आपको चार्ज निकालना है हर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो चार्ज और पोटेंशियल निकाल के बताओ। लॉन्ग तो सेम ही होगा, जो Q इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब सीरीज में चार्ज सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहती है? चार्ज। सीरीज में चार्ज सेम रहता है। तो ये जो 100 और 200 है, इनके अक्रॉस मेरा जो चार्ज है वो सेम है, Yes, ma'am. है ना? इनके अक्रॉस जो है मेरा चार्ज सेम होना चाहिए। वो चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चार्ज की वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी वोल्टेज है उसके अक्रॉस मल्टीप्लाइड बाय दिस ना। वोल्टेज आप लोगों को पता है कितनी है उसके अक्रॉस? 300 volt. वेरी गुड, 300 वोल्ट तो बेटा पूरे सर्किट में लगी हुई है ना। पोटेंशियल जो sorry, 300 वोल्ट में वो तो पूरे सर्किट में। यहाँ पर आप इसको डिवाइड भी तो कर दोगे ना 300 में। इस वाले पे तो खाली series में ना, इस वाले में तो खाली 100 वोल्ट आएगी, और यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज आ जाएगी वो 200 वोल्ट आ जाएगी, है ना? हमने देखा था ना कि वो रेशियो जो होता है उसी के हिसाब से आ जाती है। नहीं, उल्टा लिख दिया। चलो इसको निकाल ही देते हैं, उल्टा लिख दिया। टोटल हमारे पास जो वोल्टेज अवेलेबल है, द टोटल वोल्टेज विच इज अवेलेबल टू अस इज 300 वोल्ट्स। टोटल वोल्टेज हमारे पास 300 वोल्ट अवेलेबल है। तो हम लोगों को पता है कि चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ पर, जितनी यहाँ पर हमारे पास कैपेसिटेंस है मल्टीप्लाइड बाय द वोल्टेज। तो वोल्टेज इस केस में हमारे पास 200 आई। सीरीज के अंदर जब हम वोल्टेज निकालते हैं तो वो उल्टी हो जाती है ना, Yes, ma'am. राइट? वी गेट दैट द वोल्टेज इज उल्टा। इसको कैसे निकालोगे? चार्ज इज इक्वल्स टू C by V, तो वोल्टेज इज इक्वल्स टू C अपॉन Q, है ना बेटा? तो अगर मुझे वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालना है तो C1 अपॉन Q प्लस C2 अपॉन Q करके आप निकाल सकते हो। और आप लोग देखोगे कि चार्ज तो यहाँ पर सेम है, वोल्टेज जो है वो हमारी बेसिकली
कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास दिखा देगा कि जिसका ज्यादा चार्ज है उसके केस में हमारी जो पोटेंशियल रहेगी वो कम रहेगी, जिसका कम चार्ज है उसके केस में जो पोटेंशियल रहेगी वो ज्यादा रहेगी। तो इसके अक्रॉस एक बार चार्ज निकाल के बताओ कितना आएगा बच्चों। मैम Q1 के अक्रॉस 10⁻⁻8। ठीक है, और Q2 के अक्रॉस? मैम Q2 Q3 तीनों के तो सेम आएगा, और मैम Q4 के 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो ये वाला जो कैपेसिटर है ये हमारा C4 वाला कैपेसिटर था जो हमारा 100 पिकोफैरेड के बराबर था। हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर एक तो 200 वोल्ट आएगा और इसके अक्रॉस चार्ज भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सीवी से आप चार्ज निकाल सकते हो। वो आपके पास आ गया 2, मेरे पास तो 2 का फैक्टर भी आया बेटा, मैम ये 2 × 10 है ना, 2 × 10⁻⁻8। अब जो यहाँ पर मेरे पास है कैपेसिटर वो मेरे पास बाकी सारे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर आपका 200 पिकोफैरेड है, 100 वोल्ट जा रहा है। Q4 में तो 2 ही बोला था मैम, 2 × 10 की हाँ पावर। ठीक है बेटा, 2 × 10⁻8 आ गया। यहाँ पर कितनी हो जाएगी चार्ज ये बताओ। मैम यहाँ पर सेम ही रहेगी क्योंकि सीरीज में सेम रहता है ना चार्ज। हाँ सीरीज में सेम रहता है चार्ज, तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू चार्ज की उतनी आ जाएगी 2 × 10⁻⁻8। अब ये वाला कैपेसिटर कैसे बना हुआ है? ये वाला कैपेसिटर दो आपके पैरेलल कैपेसिटर का बना हुआ है, 100 और 100 का। तो इन दोनों के अक्रॉस आधा आधा चार्ज जाएगा, है ना। इसके अक्रॉस आपका चार्ज कितना हो जाएगा जितना हमने लिखा है यहाँ पर 1 × 10⁻⁻8, और इसके अक्रॉस भी हमारा चार्ज कितना हो जाएगा 10⁻⁻8। इसके अक्रॉस पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस मेरा 100 हो जाएगा। 100 वोल्ट। ठीक है, दोनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल 100 हो गया। अब अगर C2 और C3 की बात करेंगे तो इनके अक्रॉस चार्ज सेम रहेगा। यस मैम। ठीक है, C2 और C3 की अगर बात करोगे तो दोनों के अक्रॉस मेरा जो चार्ज है वो सेम रहेगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट्स। पोटेंशियल मेरा इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर एक पे Yes. पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट जा रहा है तो इन दोनों पे 50 वोल्ट जाएगा। यस इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछ ले कि बेटा रैंडम बता दो कि हमारे पास किसी भी इनमें से किसी भी एक पे चार्ज कितना है, किसी भी एक पे पोटेंशियल कितना है, तो बता दोगे? यस मैम। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। हाउ विल वी सॉल्व दिस वन? ठीक है, आपने डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था आपके पास 100 माइक्रोफैरेड का, कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरेड गिवन है। पावर सप्लाई से आपने उसको कनेक्ट किया है 200 वोल्ट की। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को अब आप लोगों ने इंसर्ट कर दिया है। सबसे पहले तो बताओ कि एक्स्ट्रा चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा थ्रू द पावर सप्लाई और वर्क डन बाय द सप्लाई कितना होगा जब ये पूरी प्रोसेस कर रहे हो, तो कैसे निकालोगे? लैंग्वेज मुश्किल है, क्वेश्चन इजी है। डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने से पहले चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस मैम। 2 Yes. × 10⁻² कूलम। तो कितनी हो जाएगी चार्ज की वैल्यू? 2 × 0.0। 10⁻⁻2। यस मैम। कितना? 0.02 कूलम। 0.2। यार मेरा 20 माइक्रो कूलम आया। हाँ तो 0.2 कूलम ही हो गया ना, है ना बेटा। तो हमारे Yes. पास इनिशियल चार्ज की तो ये वैल्यू आ गई। अब आप लोगों ने क्या किया है कि डाइइलेक्ट्रिक जो है वो आपने इंसर्ट कर दिया है। डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करा है, उसको पावर सप्लाई से आप लोगों ने कनेक्टेड रखा है। तो अब चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K मल्टीप्लाइड बाय CV, 100 माइक्रो मिली कूलम। है ना। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर? 100 मिली कूलम। यस मैम। तो कितना Yes. चार्ज फ्लो हुआ? 80 मिली कूलम। 80 मिली कूलम। ठीक है, चार्ज फ्लो करने के लिए निकालोगे तो निकाल लोगे ना, ये तो नहीं बोलोगे कि मैम कंफ्यूज ही हो गए क्या पूछ रहे थे। नो अच्छा, मैम। वहां पर मैंने शायद पीछे एक्सप्रेशन भी गलत लिख दिया था, मैंने C/V लिख दिया था। चार्ज फ्लो कितना हो जाएगा? 80 मिली कूलम। अब इसके आगे आप लोगों को क्या बोले? एक्स्ट्रा चार्ज आपने निकाल लिया। वर्क डन बाय द सप्लाई कितना है ये बता दो। तो वर्क डन बाय द सप्लाई कैसे निकालते हैं कि पावर सप्लाई से कितना? इनिशियल माइनस U फाइंड। नहीं, वर्क डन बाय द सप्लाई वो नहीं होता। पोटेंशियल। वेरी गुड, ये वर्क डन सब बाय द charge सप्लाई। की हाँ, potential वर्क डन बाय द सप्लाई डायरेक्टली आप चार्ज कितना उसमें से फ्लो करा है मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, उससे निकालते हो। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? 80 × 200, तो ये 16 आ जाएगा, आई थिंक 16 जूल्स। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट क्लियर है। यस मैम। अब Yes, सेकंड क्वेश्चन पे आओ। फाइंड द चेंज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर। तो ये भी निकाल लोगे भाई। U initial minus U फाइंड। U इनिशियल कितना हो जाएगा?
हाफ CV स्क्वायर से निकालो क्योंकि वोल्टेज इससे इस केस में सेम रह रही है, तो ये कितना आएगा हमारे पास, हाफ इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज कितनी है 200, कितना होएगा, टोटल आंसर 9 आएगा। 8 आएगा टोटल आंसर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ये 2 के आसपास आएगा ना, 100 से ये कट गया, 10⁻⁻4, यहाँ पर 2 जीरो है वो आपके कट जाएंगे, तो आपके पास 2 जूल आएगा ये तो आंसर। यस मैम। ऐसे ही फाइनल निकाल लो, फाइनल कितनी होती है, अब फाइनल यहाँ पर इंटू के हो जाएगी ना, हाफ इंटू के CV स्क्वायर हो जाती है ना फाइनल, क्योंकि कैपेसिटेंस के सी हो गई, तो ये फाइनल को इससे के, इसको के से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 10 जूल हो जाएगी। कैलकुलेट क्यों Yes, करना ma'am. है, Ma'am, तो क्या 8 हो गया, वेरी गुड, चेंज इन एनर्जी इज 8 जूल्स। इस तरीके से भी क्वेश्चन कोई आएगा तो कर लेंगे कैलकुलेट। Yes. क्लियर है ये वाली चीज। अब एक बार ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके निकालना, इसको अच्छे से कर लेना, पोटेंशियल वाले मेथड से कर लेना चाहे। मैम इसमें थोड़ा टाइम दे देना। हाँ, सॉरी। इसमें थोड़ा टाइम ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको इसकी पूरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिवन है, ये सर्किट की 1 माइक्रोफैरेड है, आपको वहां पे एक कैपेसिटर है कोने में C, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है। अगर आपको इस पूरे के पूरे सर्किट की 1 माइक्रोफैरेड गिवन है, डेसिमल्स में ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकालने की कोशिश करो। मैम जो पहला वाला है उसमें सी दी हुई है। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, C की वैल्यू निकालनी है, सर्किट की कैपेसिटेंस आपको बोल रखी है 1 माइक्रोफैरेड है इक्विवेलेंट, तो C की वैल्यू बतानी है, डिफरेंट क्वेश्चन है। इसको करने का जो तरीका है ना, वो कॉमन पोटेंशियल से ही करना। लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज G, let me say that this मैम point एक is, बार कर। हाँ कर लो, मैं थोड़ी सी हेल्प ही कर रही हूँ। this point is suppose equals to C, this point is supposedly it is equal to D, ये वाला तो B के इक्वल है ही, ये वाला भी B के इक्वल हो गया। let me say this is E, ठीक है, एंड देन लेट मी से दैट ये वाला पॉइंट भी मेरा B के बराबर है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेट मी से वैसे भी दिस इज F। तो एक बार ये कॉमन पोटेंशियल से करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। मैम 32/5। मेरा कुछ और आया था, अभी ट्राई करते हैं इसको भी। मेरा तो शायद फिगर में जहाँ पे 85/60 मैम हम्म, फिगर में जहाँ पे आपने F और D बनाया हुआ है, B नहीं आएगा क्योंकि हाँ वायर हाँ वो सेम ही है, F और D आपके B के बराबर ही है। मैम 1/3। ठीक है, इतना सिंपल नहीं आया, चलो थोड़ा सा मैं एक बार डायग्राम बनाती हूँ, उसके बाद देखना तुम लोग के डायग्राम सही बन रहा है नहीं बन रहा। पहला पॉइंट हमारे पास A है, तो ये A पॉइंट, लेट मी मेक द A पॉइंट हियर। अब आपका A और G के बीच में ये बना हुआ है, ये वाला A और G के बीच में आपका बना हुआ है C, तो कुछ इस तरीके से आपका ये कैपेसिटर आ गया C, दिस पॉइंट इज G, ठीक है। अब आपका G और C के बीच में बना हुआ है एक 1 माइक्रोफैरेड, तो कुछ इस तरीके से आ गया मामला। मैं खाली 1 ही लिख रही हूँ, माइक्रोफैरेड अपने आप बाद में डाल देंगे। ये आपका 1 आ गया, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू C। अब यहाँ पर C में देखो,
सी और डी के बीच में कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं दो पैरेलल में, एक आपका ये वाला है 4 वाला पैरेलल के अंदर, और नीचे आपके दो सीरीज कॉम्बिनेशन है 6 और 12, ये आपके पैरेलल में। इज दिस ओके? ये वाला सर्किट क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये ऊपर वाला सर्किट बन गया। ऐसे ही अब नीचे वाला बना लो यार, सेम। नीचे वाला भी सेम ही बनेगा जितना मुझे लगता है। ये मेरा जी आ गया। अब नीचे वाले में आपको जी और ई के बीच में बनाना है, तो लेट मी से दैट यहाँ से जी से कोई दूसरी ब्रांच निकल रही है। ये है मेरी कैपेसिटेंस, इसकी कितना ये है 8 माइक्रोफैरेड। ये है मेरा पॉइंट ई। अब यहाँ से भी ये सेम सिचुएशन ही हो रही है, दो मेरे कैपेसिटर निकल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से पैरेलल में हो जाएंगे। मैम 32/23। अभी निकालती हूँ। 32/23 नहीं आया है मेरा, मेरा तो 85/61 आया है। ठीक है, अभी कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों हो जाएंगे 2 और 2। इज दिस पार्ट ओके? यस। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स है सबसे पहले इनके बीच में निकाल लो नेट कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बिटवीन सी एंड डी कितनी आ जाएगी? ये 6 और 12 को सीरीज में डालेंगे तो कितना आएगा? 1/4। 1/6 प्लस 1/12 कितना हो जाएगा? 3/12। तो इसका मतलब है कि सी इक्विवेलेंट आ गई हमारे पास 4। तो इसके बीच में सी और डी के बीच में हमारी कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 8। 8। ये सही है? ठीक है, अब ये जो सी और डी है और ये 1 है, ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है। ये एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो ये भी निकाल लोगे, ये कितना आएगा? 8/9। वेरी गुड। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 8/9। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, कैपेसिटेंस बिटवीन जी एंड डी, कैपेसिटेंस बिटवीन जी एंड डी, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 7 आ रहा है। ओके, अभी निकालते हैं ये भी। 1 + 1/8, तो ये हो जाएगा मेरा 9/8। 8। हाँ, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगी 8/9। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके बाद आ जाओ ये दोनों पे। Yes. ये दोनों आपके पैरेलल में हैं, इनकी वजह से कैपेसिटेंस हो जाएगी 4। 4। और ये दोनों आपके सीरीज में हैं, इनकी वजह से Yes. क्या कैपेसिटेंस हो जाएगी? 8/3। कैपेसिटेंस बिटवीन, वेरी गुड, कैपेसिटेंस बिटवीन। अब ये मैंने पॉइंट्स बोले हैं ई और एफ, है ना? ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये मैंने बोले हैं ई और एफ। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ई एंड एफ विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? कैपेसिटेंस बिटवीन ई एंड एफ आपकी कितनी हो जाएगी? 8/3। ई एन एफ नहीं, जी एन एफ, सॉरी। मैम ई एंड एफ में 4 और जी हाँ, ई एन एफ में 4 हो गई, वो तो हमने ड्रॉ कर दिया। और इसमें निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी 1/c इक्विवेलेंट मस्ट बी 1/8 + 1/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/8, तो 8/3 आ जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। एक और स्लाइड ले लेते हैं। यस मैम, यहाँ तक तो आई या फिर यहाँ डिफरेंट? तक आ गया, तो फिर डिफरेंट सबके आंसर वो अलग अलग आ रहे हैं, किसी का भी आंसर सेम नहीं आ रहा। Yes, ma'am. ये तो आ गया था। एक सेकंड रुको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने कैसे डायग्राम हमारा ड्रॉ होगा, ये तो हमारे पास कैपेसिटर है जो हमें जिसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट जी। अब यहाँ से हमारा एक कैपेसिटर जा रहा है ऊपर की साइड पे, इसकी हमने नेट कैपेसिटेंस कितनी निकाली थी? जी एंड डी के बीच में कितनी आ रही है? 8, 8/9। सो नाउ बेसिकली व्हाट आई एम हैविंग इज आई एम हैविंग अ कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस है 8/9, और दूसरा कैपेसिटर उसके नीचे पैरेलल में लगा हुआ है 8/3। है ना, जिसकी कैपेसिटेंस हमने कितनी निकाली है? 8/3। यस 8/3 निकाली, और यहाँ से हमारा बी पॉइंट निकल रहा है। तो अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये दोनों मेरे पैरेलल में है, यस मैम। तो इन दोनों की कितनी आ जाएगी? 8/9 + 8/3। 32/27। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा। 8 3 से कितना होता है? 24 और 8, हाँ 32/9। नहीं, 32/9 ही तो रहेगा, 27 थोड़ी होएगा। सबसे पहली गलती तो ये हो गई बच्चे की, एक बच्चे का हो गया। यस मैम, पता लग गया। ठीक है, गड़बड़ हो गई यहाँ पर। अब आगे आ जाओ। अब ये आपका पॉइंट ए है जिसकी कैपेसिटेंस यहाँ पर सी है, और ये जो दूसरा वाला है ये हो गया हमारा 32/9। ये हो गया हमारा मैम 30। सीरीज में है तो रेसिप्रोकल। हाँ, अब ये आपके गिवन है आप लोगों को कि ये वाली जो चीज है ये आपकी सीरीज में है।
तो सीरीज में जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/c 1 by इक्विवेलेंट, c plus c 9 इक्विवेलेंट by आपको 1 ही गिवन है, 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 1/c प्लस 9/32। 32. तो इसका मतलब है कि 1/c का मतलब कितना हो गया, 1 माइनस 9/32। हाँ तो सही आंसर आ रहा है बेटा मेरा, फिर जो मैंने सॉल्व कर रखा है उसमें कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो Yes यहाँ से मैम, कितना हो 32 जाएगा, by 23 आ रहा है. 32 माइनस 9 अपॉन नीचे कितना आएगा 32। 23. हाँ तो 30 c की वैल्यू हमारी आ जाएगी 32 by 23. 32/23। तो इसकी एक बार फ्रैक्शन निकाल के बताना कितना आएगा ये, मैम 1 point some. 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ठीक है, आंसर भी इतना ही है। ठीक है, एक बार कैलकुलेट और कर लेते हैं कितना आ रहा है ये। (32/23). हाँ 39. 1.39 आंसर आ रहा है, तो 1.39 हमारा सही Yes आंसर आ रहा मैम, 1.39. है। 1.39 माइक्रो फैराडे। ठीक है, तो यूनिट लगानी नहीं भूलनी है। अगर ये सारी की सारी यूनिट सेम हो तो इसको आप डायरेक्टली नंबर की तरह डील कर लो, क्योंकि जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो भी आपकी माइक्रो फैराड में ही है। तो क्या 10⁻⁻6 की पावर हर जगह पे कैंसिल करते रहोगे। चलो, अब इसके बाद एक थोड़ा आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग भी क्या याद रखोगे, ये वाला क्वेश्चन करके बताना। मैम ये भी आसान ही था. आसान था, लंबा था थोड़ा सा, मतलब ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं ना। ये पोटेंशियल वाले मेथड का रिवीजन करवा दिया था एक बार मैंने, एक बार ये वाला करो, ये सिंपल है। कैसे करेंगे बेटा, पहले केस में क्या हो रहा है, ट्राई करो इसको निकालने की, अच्छे से देख लेना, विजुअलाइज कैसे करोगे। 1:1 आ रहा है. नहीं 1:1 तो नहीं आएगा, एक बार फिर से ट्राई करो बच्चों। Try to solve this question. मैम 1 by K1 into K2. ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। ठीक है, आई थिंक ये जो क्वेश्चन है और उसके जो डायग्राम है वो डिफरेंट है, बट ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करते हैं इसको भी सॉल्व। हम 4/K1 plus K2. यार आंसर जो है ना वो 1/2 गिवन है, तभी मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। मैम मेरा भी 4.K1 plus K2 आ रहा है. ठीक है,
चलो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बोला क्या है कि दो हमारे पास मेटल प्लेट्स हैं, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक मेटल स्लैब है जिसकी थिकनेस d/2 है एंड एरिया सेम है प्लेट्स का, विच इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स इन दिस वे। ठीक है, एरिया प्लेट्स का सेम है, इट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स इन दिस वे। तो पहला केस हमारे पास किस तरीके से बन रहा है, कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। पहला केस हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा है कि ये हमारा K1 है, कैपेसिटेंस 1 है, यहाँ पे हमारी कैपेसिटेंस 2 है, यहाँ पे हमारी कैपेसिटेंस 2 है। यही बन रहा है ना पहला केस बेटा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। सीरीज में आ जाएगा तो कैपेसिटेंस आप कितनी लिख सकते हो बेटा, C1 प्लस सॉरी सीरीज में होगा, सो 1/C, 1/C विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/C1 प्लस 1/C2। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास कितनी कैपेसिटेंस हो जाएगी यहाँ पर। अब पहले वाले की कैपेसिटेंस कितनी है, एरिया तो आपका सेम रहेगा, डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने डिवाइड कर रखा है। तो पहले वाले की कैपेसिटेंस कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन d/2, दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर C1। और दूसरे वाले में कितनी है कैपेसिटेंस, A एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन d/2। So if we try to calculate 1/C from here, what will we get? d/2 ऊपर आ गया, divided by A epsilon naught K1 plus d/2 अपॉन A epsilon naught K2। तो कितना आ जाएगा बेटा, 1/C। एप्सिलॉन नॉट हाँ, अपॉन डी। ऊपर तो ये d/2 मिलके d दे देंगे, तो d अपॉन A epsilon naught K1 plus K2। Is this okay? So we are basically getting the C equivalent as what, A epsilon naught C1 plus C2 upon D। सिंपल है ये हम वाला। लेकिन सेम थोड़ी होगा इनका। क्या सेम नहीं होगा, हम A एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो गिवन है ना, सेम है। एरिया तो आप लोगों को दोनों प्लेट का गिवन है ना, सेम है। लेकिन इनका वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो नीचे A एप्सिलॉन नॉट K1 plus K2 थोड़ी आएगा। क्यों, हम d/2 और अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालेंगे तो 1/K1 plus 1/K2 बचेगा ना अंदर। अच्छा एक सेकंड रुको, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1/C की वैल्यू बेसिकली मेरे पास कितनी आ गई, अगर हम d/2 कॉमन ले लेते हैं और A एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो 1/K1 और 1/K2 बचेगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा मेरे पास K1 K2 और यहाँ पर आ जाएगा K1 प्लस K2। अब कर सकते हैं ना बेटा, अब C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन D इंटू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। अभी ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। अब इसी को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो पैरेलल में कनेक्ट करने में क्या होगा, कैपेसिटेंस C3 और C4 कितनी हो गई, C3 की वैल्यू कितनी हो गई, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, क्योंकि A/2 है तो 2D मल्टीप्लाइड बाय K1, और C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D मल्टीप्लाइड बाय K2। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D इंटू K1 प्लस K2। ठीक है, तो अगर हम रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस लेते हैं तो ये हमारा सीरीज हो गया, ये हमारे पास पैरेलल हो गया। तो अगर आप सीरीज अपॉन पैरेलल करते हो फॉर एग्जांपल, सो कैपेसिटेंस अपॉन मतलब A अपॉन B अगर हम करते हैं तो हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D वाला जो फैक्टर है वो एक तरीके से कैंसिल हो जाएगा, K1 प्लस K2 वाला जो फैक्टर है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, सही बोल रहे हो आप लोग आंसर। ठीक है, हमारे पास बच जाएगा 4 अपॉन K1 K1 K2। plus K2. K1 प्लस K2 बचेगा, K1 K2 बचेगा खाली आई थिंक। मैम प्लस, क्यों, देखो जैसे यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, तो पैरेलल का जो एक्सप्रेशन है वो Plus हमारा है वाला K1 square K2 अपॉन K1 प्लस K2, तो वो स्क्वायर हो जाएगा ना इसका भी। तो सो व्हाट वी आर हैविंग इज 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। सो इफ वी मल्टीप्लाई, अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं इससे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय 2D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2। तो K1 प्लस K2 का भी तो स्क्वायर आ जाएगा ना। यस मैम, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ CA अपॉन CB, CA अपॉन CB एज व्हाट,
4 K1 K2 upon K1 plus K2 का हाँ होल वेरी गुड, स्क्वायर। ए एप्सिलॉन नॉट से कट गया, ये से ये कट गया, तो हमारे पास बचेगा 4 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस बुक में इसका आंसर लेकिन 1/2 गिवन था, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि 1/2 कैसे गिवन है। मैम यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो उसमें 2K1 K2 आएगा, तो उससे कट भी सकते हैं। नीचे से थोड़ी कट जाएगा, ऊपर से। डिनोमिनेटर वाली टर्म को थोड़ी काटोगे, है ना। डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी आ रहा हो, उसको ऊपर से थोड़ी काट देंगे। ओके मैम। ठीक है, काफी है इतना आज की क्लास के लिए। चलो ठीक है मैम ये बच्चों। वाला क्वेश्चन एक और बार बता दो। अच्छा बेटा, ये वाले क्वेश्चन में पहले केस में हमारे जो दोनों के दोनों कैपेसिटर्स हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो C1 और C2 की वैल्यू लिखी, दोनों का एरिया सेम गिवन है, डिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो रहा है, d/2 हो रहा है, तो 1/c की वैल्यू आ जाएगी हमारी d/2 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस d/2 अपॉन a एप्सिलॉन नॉट K2। तो अगर आप 1/c कैलकुलेट करते हो तो इस तरीके से दोनों का एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे। सी सीरीज में जो है ए वाले केस में जो वैल्यू है दैट इज कमिंग आउट एज 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, ऐसा ही तो सेम एक्सप्रेशन पैरेलल का भी निकाल लोगे ना। पैरेलल में दोनों का लिख लो, अब वहां पे एरिया डिवाइड हो रहा है, वहां पे आपका जो पूरा का पूरा थिकनेस है वो सेम है, एरिया आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो एरिया डिवाइड करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि इससे एरिया डिवीजन से क्या होता है कि पैरेलल में लगी हुई होती है हमारी जो भी प्लेट्स होती हैं, both the plates are connected in parallel in this situation, so that is why जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली दोनों को ऐड करके आ जाएगी, और फिर हमने दोनों का रेशियो ले लिया। ठीक है, फिर दोनों का रेशियो अगर निकाल लोगे, CA अपॉन CB निकाल लोगे, then this will be the answer which you will get. Is it okay बेटा? यस। ठीक है, चलो तो इतना ही करते हैं बच्चों आज की क्लास में। ठीक मैम है, एक बार वो वाला टॉपिक समझा दो जो हम दो स्फीयर्स को लेते हैं, उनको वायर से कनेक्ट कर देते हैं, फिर वो इक्वल पोटेंशियल पे आते हैं, वो वाला समझा दो एक बार। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला। यस मैम। एक सेकंड रुको, चलो इतना ही करते हैं, एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ फिर। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी क्लास बच्चों। जिस बच्चे को अब कोई डाउट वगैरह है, रुकना है तो वो रुको।